हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। आज हमारा नेक्स्ट सेशन है रैपिड रिवीजन का, जिसमें हम द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्ट को हम बर्ड्स एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इस एक्ट को प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिली? तो प्रेसिडेंशियल एसेंट इस एक्ट को मिली है 31 जुलाई 2019 को। इन्फोर्समेंट डेट है इस एक्ट की 21 Feb 2019। टोटल चैप्टर है यहाँ पर 8, टोटल सेक्शन है 44 और टोटल शेड्यूल है इस एक्ट में 2। इतना आपको इस एक्ट के बारे में जानना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, डिपॉजिट मीन्स, ठीक है। डिपॉजिट का क्या मतलब है इस एक्ट के अंतर्गत? तो वन लाइन में हम इसका आंसर समझेंगे। एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन or in any other form by any deposit taker with a promise to return whether after a specified period or otherwise। ठीक है, डिपॉजिट का क्या मतलब है? ऐसा कोई अमाउंट जो कि रिसीव किया जाता है बाय अ वे ऑफ एन एडवांस और लोन या फिर किसी अदर फॉर्म में डिपॉजिट टेकर के द्वारा इस प्रॉमिस के साथ कि वो एक स्पेसिफाइड पीरियड में उस मनी को या उस अमाउंट को वापस लौटा देगा, ठीक है। और डिपॉजिट की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है? तो ये हमें दी गई है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्सन इंक्लूड्स, ठीक है। पर्सन किसे इंक्लूड करता है? तो आंसर है एन इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ ट्रस्ट, अ पार्टनरशिप फर्म, a limited liability partnership, an association of persons, a cooperative society registered under any law for the time being in force relating to cooperative societies, or every artificial juridical person not falling within any of the preceding सब क्लॉजेस, ठीक है। तो ये सब पर्सन में आ जाता है, ठीक है। और पर्सन हमें कहाँ डिफाइन किया गया है? तो वो किया है सेक्शन 2 के क्लॉज 10 में, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आए कि पर्सन डज नॉट इंक्लूड और इनमें से 3 ऑप्शन आपको दे दे और चौथा ऑप्शन कोई और होगा, तो ये क्लियर करने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मीन्स, ठीक है, अनियंत्रित जमा पूंजी योजना का क्या मतलब है? तो ये हमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज 17 में। याद रखिएगा सेक्शन 2 के क्लॉज 17 में, क्योंकि इसी पर पूरा एक्ट बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये डिफाइन किया गया है। आंसर देखते हैं इसका। अ स्कीम और एन अरेंजमेंट under which deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and which is not a regulated deposit scheme as specified under column 3 of first schedule, ठीक है। तो ऐसी सभी स्कीम जो कि एक्सेप्ट की जाती है या सॉलिसिट यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है, मांगी जाती हैं डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट टेकर के द्वारा बाय वे ऑफ बिजनेस, और जो कि रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम नहीं है, ठीक है, नियंत्रित जमा पूंजी योजना नहीं है, वो सभी स्कीम्स आ जाएंगी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। और जो कि फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 3 में स्पेसिफाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who shall not directly or indirectly promote, operate, issue any advertisement soliciting participation or enrollment in or accept deposits in pursuance of an unregulated deposit scheme, ठीक है। तो कौन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट नहीं करेगा या ऑपरेट नहीं करेगा या एडवर्टाइज नहीं करेगा अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का? तो आंसर इज डिपॉजिट टेकर, ठीक है। कौन नहीं करेगा? डिपॉजिट टेकर नहीं करेगा। ये हमें कहाँ दिया गया है? सेक्शन 3 के क्लॉज बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। On and from the date of commencement of this act, the unregulated deposit scheme shall be banned, ठीक है। इस एक्ट के कमेंसमेंट की तारीख से जितनी भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है वो सभी बैन हो जाएंगी, उन पर पाबंद लगाया जाएगा। और ये हमें कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है सेक्शन 3 के क्लॉज ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम बैंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 shall be deemed to be an unregulated deposit scheme under this act, ठीक है। तो प्राइस चिट या मनी सर्कुलेशन स्कीम बैन है प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के अंतर्गत, और ये सभी स्कीम्स जो हैं इस एक्ट के अंतर्गत एन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मानी जाएंगी। ये हमें कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है हमें सेक्शन 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट हाउ मेनी ऑफिसर्स एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कितने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आंसर है यहाँ पर इसका 1 और मोर ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, एक या एक से ज़्यादा ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है और जो ऑफिसर की रैंक होगी वो क्या होगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमें कहाँ दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु कॉन्स्टिट्यूट 1 और मोर कोर्ट्स नोन एज डेजिग्नेटेड कोर्ट, ठीक है। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक या एक से ज़्यादा कोर्ट को एज द डेजिग्नेटेड कोर्ट, तो आंसर क्या है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट एंड विच शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहली बात तो कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा कोर्ट को एज अ डेजिग्नेटेड कोर्ट, तो आंसर इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। किसकी कंसर्ट से करेगी, तो उस स्टेट के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की कंसर्ट से वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो जज होंगे वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज से बिलो रैंक के नहीं होंगे। और ये हमें कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है हमें सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 29 विद हुम। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसके साथ सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी जो उसे सेक्शन 29 के अंतर्गत रिसीव होंगी, तो आंसर क्या है इसका, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड विद द अथॉरिटी विच मे बी डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 9। ये हमें कहाँ दिया गया है, सेक्शन 11 में दिया गया है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सेक्शन 29 के अंतर्गत प्राप्त इन्फॉर्मेशंस हैं उनको सीबीआई के साथ और उस अथॉरिटी के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेट की गई है सेक्शन 9 के अंतर्गत उनके साथ शेयर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट गिवन अंडर विच सेक्शन, कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो आंसर इज सेक्शन 15, ठीक है। सेक्शन 15 में दिया गया है डेजिग्नेटेड कोर्ट के द्वारा अटैचमेंट का कंफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी डेज फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट file an application before the designated court for making the provisional attachment absolute and for permission to sell the property so attached by public auction or if necessary by private sale, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो कितने समय में रीजंस रिकॉर्ड करके प्रोविजनल अटैचमेंट के ऑर्डर की तारीख से फाइल करेगी एप्लीकेशन डेजिग्नेटेड कोर्ट के समक्ष प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए और अटैच प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए परमिशन के लिए। तो कितने दिनों में एप्लीकेशन करेगी, आंसर इज विद इन 30 डेज विच में एक्सटेंड अप टू 60 डेज, ठीक है। 30 दिनों के अंदर जिसे कि 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। ये हमें कहाँ दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु मे ऑर्डर सच डिपॉजिट टेकर और पर्सन और ट्रांसफरी टू पे एनी सम टुवर्ड्स कॉस्ट एज मे बी एप्लीकेबल। कौन ऑर्डर कर सकता है उस डिपॉजिट टेकर को या पर्सन को या ट्रांसफरी को कॉस्ट पे करने के लिए, तो आंसर इज द डेजिग्नेटेड कोर्ट। ये हमें कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है हमें सेक्शन 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु मे अप्लाई टू द डेजिग्नेटेड कोर्ट फॉर परमिशन टू डिपॉजिट द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ अटैचमेंट। कौन अप्लाई कर सकता है डेजिग्नेटेड कोर्ट को उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के बदले में फेयर वैल्यू डिपॉजिट करने के लिए, तो आंसर क्या है इसका, एनी डिपॉजिट टेकर और अ पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 और ट्रांसफरी रेफर्ड टू इन सेक्शन 16 whose property is about to be attached or has been provisionally attached under this act, ठीक है। कोई भी डिपॉजिट टेकर या पर्सन जो सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 में रेफर किया गया है या फिर ट्रांसफरी जो सेक्शन 16 में रेफर किया गया है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की जानी है इस एक्ट के अंतर्गत, तो ऐसा डिपॉजिट टेकर या पर्सन या ट्रांसफरी जो है अप्लाई कर सकता है डेजिग्नेटेड कोर्ट के समक्ष परमिशन के लिए कि वो उस अटैचमेंट के बदले फेयर वैल्यू डिपॉजिट कर दे। ये हमें कहाँ दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन 17 में, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट्स हमें सेक्शन 17 में दिए हैं। जो ऑर्डर है वो सबसेक्शन 2 में होगा, ठीक है, और प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के बदले फेयर वैल्यू डिपॉजिट करने वाली बात कही गई है सबसेक्शन 1 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ द पावर to pass an order for full payment to the depositors by the competent authority or an order for proportionate payment to the depositors in the event the money so realized is not sufficient to meet the entire deposit liability. Answer is the designated court. ठीक है, सेक्शन 18 में हमें दिया गया है डेजिग्नेटेड कोर्ट की पावर्स के बारे में. ठीक है, उन्हीं में से ये एक पावर है, और भी साथ में पावर्स दी गई हैं, आप चाहें तो उसको एक बार रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिपॉजिट टेकर इंक्लूड्स. ठीक है, डिपॉजिट टेकर किसे इंक्लूड करता है? तो आंसर इज द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, मैनेजर्स और मेंबर्स और एनी अदर पर्सन हुज प्रॉपर्टी और एसेट्स हैव बीन अटैच्ड अंडर दिस एक्ट. ठीक है, ऐसा कोई डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर या मेंबर या कोई अदर पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी या एसेट्स इस एक्ट के अंतर्गत अटैच किए गए हैं. ठीक है, और डिपॉजिट टेकर हमें कहाँ दिया गया है? सेक्शन 18 की एक्सप्लेनेशन में दिया है, और डिपॉजिट की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 के सबसेक्शन 4 में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनी पर्सन इंक्लूडिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ अग्रीव्ड बाय एनी फाइनल ऑर्डर ऑफ द डेजिग्नेटेड कोर्ट अंडर चैप्टर 5 may appeal to the, answer is High Court within a period of 60 days from the date of such order. ठीक है, कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यदि वो डेजिग्नेटेड कोर्ट के फाइनल ऑर्डर से व्यथित है तो वो अपील कहाँ कर सकता है? हाई कोर्ट में कर सकता है. और कितने दिनों में करेगा? उस ऑर्डर की तारीख से 60 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है. और हमें ये कहाँ पर दिया गया है? तो ये दिया गया है हमें सेक्शन 19 में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हु हैज़ द पावर टू ट्रांसफ़र केसेस अंडर सेक्शन 20. ठीक है, सेक्शन 20 के अंतर्गत पावर किसको है केसेस ट्रांसफ़र करने की? तो आंसर इज वेन एवर इट इज़ मेड टू अपियर टू द सुप्रीम कोर्ट दैट देयर इज़ अ डिफॉल्ट इन एनी डिपॉजिट स्कीम और डिपॉजिट स्कीम्स ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 30, द सुप्रीम कोर्ट में बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर केस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डेजिग्नेटेड कोर्ट टू अनदर डेजिग्नेटेड कोर्ट. तो केसेस ट्रांसफर करने की पावर किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश के द्वारा किसी केस को एक डेजिग्नेटेड कोर्ट से अनदर डेजिग्नेटेड कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है. ठीक है, कहाँ दिया गया है? सेक्शन 20 में दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एनी डिपॉजिट टेकर हु सॉलिसिट्स डिपॉजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 शैल बी पनिशेबल विद. कोई भी डिपॉजिट टेकर जो कि रिक्वेस्ट करता है डिपॉजिट करने के लिए सेक्शन 3 के कॉन्ट्रावेंशन में, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? तो आंसर इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and with fine which shall not be less than 2 lakh rupees but which may extend to 10 lakh rupees. ठीक है, क्या पनिशमेंट है यहाँ पे? इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 साल से कम की नहीं होगी बल्कि उसे 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा जो कि 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा बल्कि उसे 10 लाख रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनी डिपॉजिट टेकर हु एक्सेप्ट्स डिपॉजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 शैल बी पनिशेबल विद. ठीक है, तो कोई भी डिपॉजिट टेकर जो कि सेक्शन 3 के कॉन्ट्रावेंशन में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है? तो आंसर इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज. ठीक है, तो क्या पनिशमेंट है यहाँ पर? इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 साल से कम की नहीं होगी बल्कि उसे 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, प्लस फाइन भी उसको देना होगा जो कि 3 लाख रुपए से कम का नहीं होगा बल्कि उसे 10 लाख रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनी डिपॉजिट टेकर हु एक्सेप्ट्स डिपॉजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड fraudulently defaults in repayment of such deposit or in rendering any specified service shall be punishable with. ठीक है, कोई डिपॉजिट टेकर जो कि सेक्शन 3 के कॉन्ट्रावेंशन में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और कपटपूर्ण तरीके से, ठीक है, फ्रॉडली ऐसे डिपॉजिट को रीपे नहीं करता है या फिर जो स्पेसिफाइड सर्विस दी गई हैं उनको प्रदान नहीं करता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड विद फाइन which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to twice the amount of aggregate fund collected from the subscribers, members or participants in the unregulated deposit scheme. ठीक है, तो यहाँ पर पनिशमेंट क्या बताई गई है? पनिशमेंट बताई गई है इम्प्रिजनमेंट, जो कि 3 साल से कम की नहीं होगी बल्कि उसे 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है. साथ में उसको देना होगा फाइन जो कि 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा बल्कि उसे
जो एग्रीगेट फंड है जो कि सब्सक्राइबर मेंबर या पार्टिसिपेंट से कलेक्ट किया गया है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत, उसका दुगना अमाउंट उसको पे करना होगा। ठीक है, तो ये जो तीनों क्वेश्चंस अभी हमने पढ़े, ठीक है, ये हमें दिए गए हैं सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 किससे डील करता है? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 तरीके की हमें पनिशमेंट बता दी गई हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अंडर सेक्शन 28 ऑफेंसेस टू बी, सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग जितने भी ऑफेंसेस हैं इस एक्ट में वो सभी कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। ठीक है, संज्ञेय अपराध होंगे और अजमानती अपराध होंगे एक्सेप्ट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 22 और 26। ठीक है, 22 और 26 के ऑफेंसेस को छोड़कर बाकी सभी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंतर्गत कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे। ठीक है, कहाँ दिया गया है? तो सेक्शन 28 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु शैल इन्फॉर्म अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, कौन इन्फॉर्म करेगा ऑफेंस के बारे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को? तो आंसर इज द पुलिस ऑफिसर। ये हमें कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है हमें सेक्शन 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन। कौन से सेक्शन में गुड फेथ का लाभ दिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत? तो आंसर इज सेक्शन 36 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू। ठीक है, इस एक्ट के प्रोविजन किस पर अप्लाई नहीं होंगे? तो आंसर इज डिपॉजिट टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऐसे सभी डिपॉजिट जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए गए हैं उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और ये हमें कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है सेक्शन 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ द पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति किसके पास है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और ये हमें दिया गया है सेक्शन 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑर्डिनेंस इज रिपील्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कौन सा ऑर्डिनेंस यानी कि कौन सा अध्यादेश है जिसे रिपील किया गया है? तो आंसर इज द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऑर्डिनेंस 2019 इज रिपील। ठीक है, अनियंत्रित जमा पूंजी योजना पाबंदी अध्यादेश 2019 को यहाँ पर रिपील किया गया है और ये हमें कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है हमें सेक्शन 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इन विच केस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू डिपॉजिट टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये हमें कहाँ दिया गया है? सेक्शन 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हु हैज़ द पावर टू अमेंड फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करने की पावर किसके पास है? तो ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और ये हमें कहाँ बताया गया है? तो ये हमें बताया गया है सेक्शन 40 में। ठीक है, सेक्शन 43 के अंतर्गत डिफ़िकल्टी रिमूव करने की शक्ति भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करने की भी शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अंडर सेक्शन 40। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम इज गिवन अंडर विच सेक्शन। ठीक है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के एडवर्टाइजमेंट के पब्लिकेशन कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया है हमें सेक्शन 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ द पावर टू एंटर सर्च एंड सीज विदाउट वारंट। ठीक है, किसके पास पावर है कि वो बिना वारंट के एंटर भी कर सकता है, सर्च भी कर सकता है और किसी चीज़ को सीज भी कर सकता है? तो आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के एंटर सर्च या सीज कर सकता है और वो ऑफिसर जो होगा उसकी रैंक क्या होगी? नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये हमें कहाँ दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है सेक्शन 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एनी डिपॉजिट टेकर हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 शैल बी पनिशेबल विद। कोई भी डिपॉजिट टेकर जो सेक्शन 4 के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है उसकी पनिशमेंट क्या है? पहली बात तो ये कि सेक्शन 4 किससे डील करता है? तो सेक्शन 4 डील करता है फ्रॉडलेंट डिपॉजिट इन रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, अब इसकी पनिशमेंट देखते हैं, imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to 25 crore rupees or 3 times the amount of profit made out of the fraudulent default referred to in said section whichever is higher or with both। ठीक है, तो यहाँ पर पनिशमेंट कितनी है? इम्प्रिजनमेंट जिसे 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है या फाइन इम्पोज किया जाएगा जो कि 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा बल्कि उसे 25 करोड़ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर उस फ्रॉडलेंट डिफ़ॉल्ट से, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 3 गुना ज़्यादा उसको पे करना होगा, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों से वो पनिश किया जाएगा।
ध्यान रखिएगा, अच्छी खासी पेनल्टी यहाँ पर लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 शैल बी पनिशेबल विद। ठीक है, सेक्शन 5 के प्रोविजन का जो उल्लंघन करेगा उसकी क्या पनिशमेंट है, तो सेक्शन 5 किससे डील करता है, रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट इन रिलेशन टू अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम से। अब इसकी पनिशमेंट देखेंगे, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़। ठीक है, क्या है पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 साल से कम की नहीं होगी बल्कि उसे 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, प्लस फाइन भी उसको लगेगा जो कि 10 लाख रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, whoever having been previously convicted of an offence punishable under chapter 5 except the offence under section 26 is subsequently convicted of an offence shall be punishable with। ठीक है, जो कोई भी चैप्टर 6 के अंतर्गत किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा चुका है सेक्शन 26 के ऑफेंस को छोड़कर, और वो दोबारा से अगर कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है, तो आंसर इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 50 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अभी हमने जो पनिशमेंट पढ़ी थी यहाँ तो 25 करोड़ तक की पेनल्टी थी। ठीक है, अब यहाँ पर उससे भी ज़्यादा पेनल्टी आ गई है, तो देखते हैं इसकी पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट जो कि 5 साल से कम की नहीं होगी बल्कि उसे 10 साल तक एक्सटेंड किया सकता है, प्लस उसको फाइन भी पे करना होगा जो कि 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा बल्कि उसे 50 करोड़ रुपए तक पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, whoever fails to give the intimation required under subsection 1 of section 10 or fails to furnish any such statement, information or particulars as required under subsection 2 of that section shall be punishable with। ठीक है, जो कोई भी फेल हो जाता है इंफॉर्मेशन देने में सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो रिक्वायर्ड है, या फिर ऐसा स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन फर्निश करने में फेल हो जाता है जो सबसेक्शन 2 के अंतर्गत रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो आंसर इज फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ओनली फाइन है जो कि 5 लाख रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय आर डिपॉजिट टेकर अदर देन एन इंडिविजुअल शैल बी गिल्टी अंडर विच सेक्शन। जहाँ कोई ऑफेंस इस एक्ट के अंतर्गत डिपॉजिट टेकर के द्वारा कमिट किया जाता है अदर देन एन इंडिविजुअल, तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत गिल्टी होगा, तो आंसर इज सेक्शन 25 के अंतर्गत। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सेकंड शेड्यूल जो है इस एक्ट में, ठीक है, उसमें कितने पार्ट्स हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।